राज्यसभा टीवी के इस बेहद खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं मराठी रंगमंच के जाने माने रंग निर्देशक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अतुल पेठे। अतुल पेठे आज करीब 25 वर्षों से नाटक और फिल्म निर्माण की दुनिया में सक्रिय हैं। अतुल के कई नाटक मराठी और हिंदी दर्शकों के बीच खूब सराहे गए हैं और ज़्यादातर नाटकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव में न सिर्फ हिस्सा लिया है बल्कि एक लहर सी पैदा की है। अतुल पेठे रंगकर्मियों की उस परंपरा से आते हैं जो कला को महज पेशागत व्यस्तता की तरह नहीं लेते बल्कि विषय में गहरे उतरकर उसकी बारीकियों को आत्मसात करते हैं। अतुल पेठे मराठी रंगमंच का जाना माना नाम। 1964 में पुणे में पैदा हुए अतुल पेठे ने पुणे विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। बतौर अभिनेता अपना करियर शुरू करने वाले अतुल पेठे ने कई नाटकों का निर्देशन भी किया है। अभिनेता के तौर पर उनको नाटक वेटिंग फॉर गोदो के लिए काफी प्रशंसा मिली। आपण रात्र कुठे घालवली ते कळेल काय? खड्ड्यात. खड्ड्यात? कुठे? तिकडे. पुणे नगर महापालिका कामगार यूनियन के लिए सफाई कर्मचारियों की कामकाजी जिंदगी और उनकी सेहत के सवालों को टटोलती डॉक्यूमेंट्री गार्बेज ट्रैप बनाते हुए अतुल पेठे की आंखें खुली की खुली रह गई। स्वभाव से कोमल और कवि हृदय अतुल पेठे ने वंचितों और निर्बल जन के जीवन में प्रकाश लाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर नाटक तैयार किया है। ज्योतिराव फुले हा अलौकिक पुरुष पुणे शहरी 1827 साली जन्मास आला। सत्यशोधक नाम का यह नाटक पिछले साल भर में 100 से ज्यादा प्रस्तुतियों के जरिए लाखों दर्शकों तक पहुंच चुका है। यातला एक शब्द ही कुणापाशी बोलला। नाटक में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर कलाकार भी सफाई कर्मचारी समुदाय से ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में अतुल पेठे। मुझे बताइए कि ये जो आपका नाटक हुआ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित जीपी देशपांडे का लिखा हुआ नाटक सत्यशोधक, इस नाटक में जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली के दर्शकों ने भरपूर हिस्सा लिया और पूरा जैम पैक्ड पूरा थिएटर था, ये जो विषय है जिस पर आपने काम किया और शायद उससे पहले भी कुछ आप समाज के वंचित तबकों को लेकर कुछ काम कर चुके हैं, ये जो यात्रा है इन दोनों विषयों को लेकर वो क्या है? एक तो मैं पुणे में रहने वाला हूँ और मेरा नाटक से जो नाता है लगभग 25 साल से है जी। मैंने जब नाटक शुरू किया तो थिएटर अकादमी नाम की बहुत ही मशहूर भारतीय रंगमंच की एक जानी मानी संस्था है जिन्होंने घासीराम कोतवाल किया था महानिर्वाण जैसे नाटक और बेगम बर्वे जैसे नाटक, जहाँ पे सतीश आलेकर साहब और डॉक्टर जब्बार पटेल और डॉक्टर मोहन आगे से उनके साथ मैंने कई नाटक किए और इसमें मेरा एक बहुत ही अच्छी शिक्षा हो गई। रंगमंच की जो पहचान है पहली वो उनके नाटक के जरिए मेरी हुई। इसके बाद मैंने अपना एक नाटक लिखना शुरू किया। नाटक खुद निर्देशित करता था और अभिनय भी करता था। लेकिन हमारी जो पीढ़ी है एक बहुत ही इसमें एक अलगता ये है कि 1990 तक जो एक नाटक का निर्माण हुआ करता था एक अलग रूप था। 1990 में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 1990 के बाद पूरे रंगमंच का और दुनिया का और जीवन का नक्शा ही बदल चुका है। ग्लोबलाइजेशन हो गया, खुला मार्केट खुला हो गया, टीवी आ गया, चैनल्स आ गए, मोबाइल आ गया और फ्री इकोनॉमी हो गई। तो इसके बाद जो हम पहले नाटक करते थे जो एक हम कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास सेंसिबिलिटी का नाटक था, मध्यम वर्गीय अपने अवकाश में नाटक करते थे, हमारे सवालों का नाटक था, बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें तेंदुलकर साहब, आलेकर साहब और एलकुंचवार साहब के हम नाटक करते थे। लेकिन इससे कुछ अलग करने की हमें एक इच्छा थी, उम्मीद थी और ऐसा लग रहा था कि जो टेक्नोलॉजी और जो हमारे आसपास जो राजकारण और समाजकरण हो रहा है और जो एक बढ़ते सवालों की
मालिका हो रही है और जिंदगी बिल्कुल बदल रही है। तो इस सवालों को लेकर नाटक की रंग भाषा नई तरीके से कैसी मंचित किया जाए, नाटक को कैसे देखा जाए और खेला जाए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी रंगमंच से दूर जाने लगे हैं। जो नाटक करने वाले लोग हैं, लेखक लोग हैं, एक्टर्स हैं, वो भी दूर जाने लगे हैं। तो सवाल बहुत पड़े थे। एक फ्रेगमेंटेशन, एक दुविधा मन में आई थी कि किस तरह का नाटक किया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो समाज में जो हो रहा है उससे समझने की कोशिश एक नाटक नाम का माध्यम करता है। और मेरे लिए नाटक करना वो जरूरी है कि नाटक के जरिए जिंदगी के अलग अलग पहलू हमें समझ जाते हैं। तो मैं विचार में पड़ गया था कि किस तरह से नई रंग भाषा की खोज करें, नई रंग भाषा का निर्माण करें। जो थिएटर में मैंने काम किया था, जैसे कि मैं पहले कर रहा था थिएटर अकेडमी और तेंदुलकर साहब, एक ट्रेडिशन मराठी रंगमंच में बहुत ही एक अच्छी परंपरा है कि नाटक में जो विषय है वो राजकीय और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि ज्योतिबा फुले से लेकर गोविंद बल्लाल देवल तक, खाडिलकर, और आजकल के जो नाटककार भी है हमारे यहाँ के, प्रेमानंद गजवी हो या शफात खान हो और मकरंद साठे हो, इनके नाटक मैंने किए हैं। और मराठी थिएटर की एक अपनी परंपरा है कि जो राजकारण और समाजकारण है उससे सवालों से वो नाटक जूझता है और नए नए नाटक बहुत ही निकलते हैं। सो एक अभिमानास्पद और जिसका हमें गर्व है, इस तरह की परंपरा है। तो इसी परंपरा का एक हिस्सा मैं ही हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि नाटक ये कोई अलग चीज नहीं है, जिंदगी से दूर नहीं है। तो हमारी जिंदगी में जो सवाल मुझे लग रहे थे कि इस सवालों को कैसे सामने रखें और इस सवालों का अर्थ क्या है, मूलतः अर्थ क्या है। तो नाटक मेरे लिए एक वो माध्यम है। दूसरी चीज मैं कह रहा था कि जो डॉक्यूमेंट्री मैं फिल्म कर रहा था तो उससे बहुत समाज के विभिन्न स्तरों में मुझे जाने का मौका मिला। जैसे कि मैं SEZ की बात कर रहा था तो किसानों के सवाल क्या है, मैं ओपन यूनिवर्सिटी में काम करता था या एड्स सोसाइटी में काम करता था। तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत जो सवाल है और जो लोग हैं काम करने वाले, उनके साथ मेरी बातचीत हुई, मैंने बहुत काम किया उनके साथ। और यूजिंग थिएटर फॉर सोशल अवेकनिंग, थिएटर जो है ये माध्यम के जो ताकत है लोगों को मिलने की और लोगों को जो बोलते नहीं है, तो जो अनहर्ड वॉइसेस है, जो इनको बोलने की ताकत नहीं है, तो वो ताकत पैदा करने की एक माध्यम में इसके अंदर ही एक ताकत है इस माध्यम की। तो नाटक का उपयोग करने से बहुत सारे लोगों को, विभिन्न स्तरों को एक आवाज़ देना इस हमारी जर्नी में एक मुझे मिल गया कि ये लोग हैं कि विभिन्न स्तरों के लोगों को के साथ नाटक हम कर सकते हैं। उनमें से बहुत सारे कौशल्य है, बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे इनमें से जो नाटक में कभी देखे नहीं ऐसे सवाल भी है। तो SEZ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि समाज के विविध लोगों के अलग अलग स्तरों के साथ काम करने की बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके साथ जाऊं और मेरा जो संकुचित क्षेत्र है वो थोड़ा विस्तीर्ण बना हो, ज़्यादा एनहांस कर दूं। और जितना हम एज ए ह्यूमन बीइंग डीपर लेवल पे जाएंगे, समाज को समझने की कोशिश करेंगे, उतना हम आर्टिस्ट, कलाकार के तौर पे ज़्यादा समझते हैं और हमारी कला भी उन्नत होती जाती है। तो ये जो समझने की सिलसिला था, अगर इसको सत्यशोधक के ही संदर्भ में देखें, उससे पहले समाज के जिन वंचित तबकों की बात आपने की, उसको शायद आपने गार्बेज ट्रैप जो फिल्म है उसको बनाते हुए शायद ठीक से समझा होगा। वो क्या अनुभव था आपका? SEZ फिल्म देखने के बाद पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यूनियन जो है उनकी मुक्ता मनोहर जी है सेक्रेटरी, उन्होंने वो फिल्म देखी और एक फिल्म का, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का क्या असर पड़ता है लोगों में, किस तरह की वो विचार पैदा करनी है, एक बहुत ही इसमें भी ताकत है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में। तो उनके ये ध्यान में चीज़ आई क्योंकि SEZ फिल्म ने बहुत ही चर्चा विमर्श महाराष्ट्र में भी हुए और महाराष्ट्र के बाहर भी हुए। तो उन्होंने मुझसे बात की और इच्छा प्रदर्शित की कि
क्यों ना जो कचरा उठाने वाले सफाई कर्मचारी है उनके जीवन के बारे में फिल्म किया जाए। और मैं भी मुझे ऐसा लगा कि ये मौका है कि ये कौन सा तबका है, ये जीवन क्या है उनका। तो लगभग 1.5 साल मैं उनके साथ हम मेरा कैमरा लेके, क्योंकि मैं सिनेमाटोग्राफी भी मैं खुद ही करता हूँ, तो वो लेके उनके साथ मैं घुमा, जगह जगह पे गया और उनके जिंदगी में जो सवालें हैं, अड़चने हैं, वो कितने तीव्र है, कितने बहुत समस्या है, ये समझने की कोशिश मैं कर रहा था उस वक्त। मैं तो चौंक गया, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ पूना में, तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे साथ रहने वाले लोग, आजू बाजू रहने वाले लोग इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। उनके जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत है, राजकीय समस्या है, सामाजिक समस्याएं, स्वास्थ्य के बारे में है, उनकी जो एजुकेशन है उसके बारे में है, और इसके अलावा जात पात और धर्म के बारे में भी सवाल बहुत है। और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही व्यामिश्र है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी को समझना आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। और फिल्म करते करते मैं खुद ही बदलने लगा। मेरा जो पहले वाला जो मिडिल क्लास अर्बनाइज्ड जो शहर में मैं रहता था, नाटक करता था, देखता था, वो जिंदगी पूरी बदलने लगी। आपने कहा बदलने लगी ज़िंदगी, वो कौन सी ऐसे अनुभव थे जो आपके लिए सचमुच बहुत नए थे इस फिल्म को, गार्बेज ट्रैप को करते हुए, जिन अनुभवों ने आपको बदला? अगर हमको उनके थोड़े से ग्राफिक डिटेल्स में हम जाएं तो शायद हम समझ पाएंगे इस बात को कि जो आप कह रहे हैं कि उस अनुभव ने आपको बदला, तो वो कैसे बदला होगा? एक अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा कि जब मैं शूटिंग करता था, बहुत सारे ऐसे गंदगी में जाता था और गटर में जाता था, और जब मैं ऊपर से वो देखता था, वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। जैसे कि मैं एक दिन गटर में उतर गया, तो जो अनुभव था गटर में उतरने का, और वो जो बांस आई, मुझे तो वोमिटिंग होने लगा। और इसका जो एक एक्सपीरियंस था, अनुभव था, जब मैं गटर से बाहर आ गया तो मुझे लगा कि यार ये कहाँ लोग काम करते हैं। ना कि उनके पास हैंड ग्लोव्स है, ना कि उनके पास गमबूट है, ना कि मास्क है। और जो बांस आ रही थी उससे मुझे खांसी आई, और जो बांस आ गया था वो पूरे बदन को लग गया था। मानो कि मैं सोच रहा था कि जैसे कि ये लोग काम करते हैं सुबह सुबह, तो मैं अपने नाक को ढांकता हूँ अपने रुमाल से, अपने हैंकरचीफ से, और उनके पास से जाता हूँ, मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। अब वही बांस जो है वो मुझे आ रही है, जो गंदगी मुझे आ रही है, तो जब से लोग जाएंगे तब वो मुझे भी नहीं देखेंगे, और मेरी जिंदगी एक गटर में है, एक मानो कि वो नर्क है, जो मानव निर्मित नर्क है वो। और इससे दो चीजें होती है, एक तो समाज से हम अलग पड़ जाते हैं, समाज से बाहर बिल्कुल जाते हैं, जो हमें सुविधा मिलती है वो उनके बहुत दूर है, ना एजुकेशन है, ना स्वास्थ्य के बारे में कोई परियोजना है, और अपने आप लोग, उनकी उम्र भी कम हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत सारी स्वास्थ्य की अड़चनें पैदा होती है। तो वो अनुभव था गटर में उतरने का। तो जब मैं बाहर आ गया तो मैं बदल गया था, और पूरे दुनिया को, और मेरे जो जीवन में अड़चने हैं, उन अड़चनों को मैं अलग तरीके से देखने लगा कि जो मेरे प्राधान्य क्रम है, मेरी जो प्रायोरिटी है, क्या सही प्रायोरिटी है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सवाल निर्माण कर रहा हूँ, वो सही सवाल है या मिडिल क्लास सवाल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा ऐसा तबका है, समाज के 80-90% लोगों के सवालों को मैं देख ही नहीं रहा हूं, और मैं जो रह रहा हूं वो 5% लोगों के सवाल है। तो 90 लोगों के सवाल क्या है वो मूल स्वरूप में देखना, ये मेरा कर्तव्य है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ जो भारत का नागरिक होने के नाते, और एज एन आर्टिस्ट। और मेरे लिए कला इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, कला के पहले अपनी जिंदगी होनी चाहिए। एक आदमी होने के नाते, एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सवाल उठाने बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मराठी के मशहूर रंगकर्मी अतुल पेठे के साथ। बदन में कुछ दर्द है तो कैसा निकाला जाए। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे, और इसके एक विचार विमर्श भी हुए, क्योंकि एक प्रोफेशनल हजार्ड होता है ना, झाड़ू लगाने से हाथ और पैर दुखते हैं, तो इसके ऊपर एक्सरसाइज कौन से किए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट इट्स अमलगमेशन, ये मिश्रण है, मिश्र गट है। 70% सफाई कर्मचारी है, 70%, और 30% जो नए थिएटर में काम करने वाले नए लोग हैं, इनका एक मिश्रण है।
स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। हमारे साथ हैं आज मराठी के मशहूर रंगकर्मी और फिल्म मेकर अतुल पेठे। अतुल जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कि जिन अमानवीय परिस्थितियों में लोग काम करते हैं उन लोगों पर, उस विषय पर फिल्म बनाते हुए आपका जीवन लगभग बदल गया और करीब साल भर से आप एक ऐसे नाटक पर काम कर रहे हैं, बल्कि उसके कई 100 से ज़्यादा आप बताते हैं प्रदर्शन भी कर चुके हैं, जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित हैं, जिन्होंने वंचित लोगों के आत्मगौरव, उनकी मुक्ति और उनके अंदर एक बराबरी का जज्बा जगाने के लिए बरसों काम किया। तो क्या ये जो गार्बेज ट्रैप फिल्म थी उसके अनुभव के एक्सटेंशन के रूप में ही इस नाटक के चुनाव को देखा जाना चाहिए? सही है, क्योंकि उससे जो मेरी पहचान हुई थी ये सफाई कर्मचारी लोगों के साथ, तो मेरा 2 तरह के अनुभव थे कि जो लोग मेरे सामने थे और जिनके साथ मेरी बातचीत हुई थी इस दौरान, उनमें से 2 पहलू मेरे मन में आए थे। एक तो उनकी जो राज्य की अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों का, सारे उस तबके में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जीवन में जो अड़चने हैं, वो हर रोज की जो अड़चने हैं, इससे जो लोकल पॉलिटिक्स बनता है, इसमें जो कास्ट पॉलिटिक्स है, इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग है। नंबर 2, जो परंपरा से आई हुई एक उनमें से गाने का, बजाने का, संगीत का जो एक परंपरा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी भी है। तो ये 2 चीज़ों से मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ। और जैसे कि मैं कह रहा था कि ये लोगों के साथ नाटक करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग हैं कि इनके साथ बिल्कुल अलग तरीके के एक वॉइसेस है, आवाज़ उनकी बिल्कुल अलग है और अंडरस्टैंडिंग भी है। तो मेरे मन में पहला विचार ये आया कि क्यों न हम ज्योतिबा फुले के कुछ जो लिखे हुए जो अंश हैं क्यों उनको पेश किया जाए। जैसे कि ज्योतिबा फुले साहब ने गुलामगिरी और शेतकऱ्याचा असूड, द व्हीप ऑफ फार्मर, जो लिखा है और इतना क्रांतिकारी तत्व है इस निबंध में, ऐसे में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके साथ काम करने का यही मौका है। आपल्याला आणि इतरांना पडता कामा नये। जात पात धर्म अज्ञान यांच्या जोखडातून जोर मुक्ती नाही तोवर प्रगती नाही मित्रांनो। लेकिन अड़चने मेरे लिए एज ए थिएटर डायरेक्टर बहुत थी, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि इलिटरेट थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे, थोड़ी शिक्षा है लेकिन वो पढ़ सकते हैं लेकिन मेमोराइज नहीं कर सकते, ध्यान उनका कम है, ध्यान में रखने के, सेंटेंसेस रखने का कुछ हैबिट नहीं है, उनकी आदत नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि जो नाटक नाम की कला प्रकार है वो ना कभी उन्होंने किया है और ना कभी देखा है। वो महानगर पालिका कामगार यूनियन का अपना खुद का एक कला पथक है, जिनके जरिए, माध्यम के जरिए वो लोगों में जाते हैं और कचरे के बारे में वो एक अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन नाटक कभी नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे का ये जो नाटक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आजकल के ज़माने में करना, इसका एक कंटेम्पररी, समकालीन तत्व इसमें है। यदि ज्योतिबा फुले का वो नाटक है, 150 साल पहले की बात हो रही है, ऐतिहासिक नाटक है, फिर भी वही ऐतिहासिक नाटक होता है जिसमें समकालीन सवालों के जवाब कुछ मिलते हैं। आजकल के ज़माने के जो सवाल है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के, अपने भाषा के बारे में, सीमा के बारे में, अपने प्रांतों के बारे में और अलग अलग आइडेंटिटी के बारे में जो पॉलिटिक्स आज हो रहा है महाराष्ट्र में भी और पूरे भारतवर्ष में भी, तो मुझे ऐसा लगा कि यही नाटक होगा कि जिसमें ये सारे मुद्दों को लेकर ज्योतिबा फुले के माध्यम से हम नया एक इसके ऊपर इसकी सोच कर सकते हैं और कुछ सवालों का जवाब उस नाटक से हमें मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ज्योतिबा फुले और उनकी जो जीवन है, उसकी जो चरित्र, जीवन चरित्र है, वो कनेक्ट बिल्कुल ये लोगों को होता है और वो समझने की कोशिश है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और रिलीजन के बारे में ज्योतिबा ने जो काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो क्रांतिकारी है, रिफॉर्मिस्ट है ही, लेकिन रिवोल्यूशनरी एक बात ज्योतिबा के साहित्य में है और
हमारे लिए तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई तो पहले लोग हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक बहुत आगे का उन्होंने सोचा था, लिखा था। और मार्क्स के पहले, दास कैपिटल के पहले ही किसानों के बारे में उन्हें उनकी सोच विमर्श बहुत ही बड़ी थी। और शूद्रातिशूद्र जिन्होंने अपने कुआं भी घर का लोगों के लिए खुला कर दिया था, ब्राह्मण लोगों के साथ उनका बहुत झगड़ा था, लेकिन ब्राह्मणवाद के बारे में उनके विचार हमें ऐसे लगे कि जीपी देशपांडे साहब ने इसका री इंटरप्रिटेशन, पुनर्निर्णयन ज्योतिबा को समझने की एक कोशिश इस नाटक में है। जैसा कि आपने शुरू में कहा भी कि जिस तरह के मध्यवर्गीय परिवेश से खुद आप भी आते हैं और जिस तरह के मध्यवर्गीय परिवेश में नाटकों को करते हुए जब आप अचानक एक ऐसा निर्णय लेते हैं जिसमें जो कलाकारों का चुनाव भी होगा वो यही सफाई कर्मचारियों के बीच से होगा, जब तो इसके बीच एक बहुत कशमकश की स्थिति पैदा होती होगी आपके लिए भी शायद, कि ये निर्णय कर लेना तो आसान है कि आप सफाई कर्मचारियों को कलाकार बनाकर मंच पर उतारेंगे और बाद में आपको ये पता चलता है कि उनको मेमोराइज़ करना या जो थिएटर का डिसिप्लिन है वो जाहिर है उनके पास नहीं है। उसका क्या अनुभव है और कितने कलाकार हैं जो इसमें सफाई कर्मचारियों के सीधे समुदाय से आते हैं? एक तो ये निर्णय अचानक नहीं हुआ। पिछले 5 साल से मेरी ये कोशिश रही है कि मैं पुणे छोड़ के बहुत सारे लोगों को अलग अलग तबकों के साथ काम करता आ रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा है कि स्वास्थ्य के बारे में भी मैं काम करता आ रहा हूँ और अलग अलग जो संस्था है महाराष्ट्र में काम करने वाली, स्वास्थ्य के सवालों को उठाने वाली, उनके साथ और यूनिसेफ के साथ भी मैं काम करता आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अलग अलग लोगों के साथ काम करना, और पिछले 5 सालों से मैं पहले कनकौली गया था और दूसरे जगह पे जालना में गया था, उसके यहाँ किसानों के साथ मैंने नाटक किया था। और ये तीसरा चौथा नाटक हमारा है कि बिल्कुल अलग क्षेत्र के लोग हैं और बिल्कुल उनकी आवाज़ जो है, उनके समस्या है, उनके समझने की एक कोशिश है। इस बार ये हुआ कि इसमें नाटक के जो लोग हैं, पूरी कास्ट जो है 30 लोगों की है, लेकिन ये सब सफाई कर्मचारी नहीं है। इनमें से 20 लोग सफाई कर्मचारी है, क्योंकि जैसे कि हमने बोला था, एक वर्कशॉप शुरू किया, वो नाटक का वर्कशॉप नहीं था, वो स्वास्थ्य के बारे में वर्कशॉप था, क्योंकि उनके सेहत के बारे में जो समस्या है वो उसके बारे में एक्सरसाइज करना हमारा पहला मकसद था। क्योंकि बदन में कुछ दर्द है तो कैसा निकाला जाए। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे और इसके एक विचार विमर्श भी हुए, क्योंकि एक प्रोफेशनल हजार्ड होता है ना, झाड़ू लगाने से हाथ और पैर दुखते हैं, तो इसके ऊपर एक्सरसाइज कौन से किए जाते हैं। तो इससे हमारी एक काम शुरू हुआ और धीरे 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 हम इस विषय पे आ गए कि हम ज्योतिबा जी के ऊपर और इनके विचारों के ऊपर नाटक करें। लेकिन इसके बीच में हुआ क्या कि वहाँ औरतें नहीं मिलती, औरतों की समस्या बहुत अलग है, लड़कियाँ नहीं नाटक के लिए आती, और जो लोग हैं उनको भी इतना इंटरेस्ट पैदा करने के लिए थोड़ा मौका तो मिलना चाहिए कि ज़िंदगी में पहली बार कर रहे हैं। लेकिन 15-20 लोग इकट्ठा हुए थे। और दूसरे स्तर पे पूना में नए से आए हुए नए रंगकर्मी है, वो भी इकट्ठा होने लगे और वो भी आना चाहते थे इस प्रोजेक्ट में। तो ऑलमोस्ट इट्स अमलगमेशन, ये मिश्रण है, मिश्र गट है। 70% सफाई कर्मचारी है, 70%, और 30% जो नए थिएटर में काम करने वाले नए लोग हैं, इनका एक मिश्रण है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे को सवालों के समझने की आज स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जात पात वर्ग को समझने की दूसरा मौका ही नहीं मिलता। इसके में जो वर्कशॉप हुआ 1 साल करीबन, तो ये वर्कशॉप में पढ़ाई हुई, एक में दूसरे को समझने की कोशिश हुई, एक विचारों का आदान प्रदान, अनुभवों का आदान प्रदान हुआ, और इससे एक नाटक तैयार हुआ। ये ऐसा, इस नाटक में जो गाने लिखे हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी और सारे लोगों ने लिखे हुए हैं, संगीत भी उन्होंने दिया है। तो एक इवॉल्व नाटक हुआ, अपने आप उभर कर वो आया। और
मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सारे लोगों के कष्ट से नाटक किया गया और वो बहुत ही प्रभावपूर्ण बना। और आपने जैसा कि कहा कि इसमें कई गाने लिखे गए, हम पाते हैं कि इस नाटक में जो गाने गाए भी जा रहे हैं उनमें से कुछ गाने आप भी गा रहे हैं या शायद सारे गा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि बातचीत के आखिर में आप हमारे लिए वो गाना गाएं जो नाटक ख़त्म होने पर गाया जाता है। ओके जी, मैं कोशिश करता हूँ जी। क्योंकि उनकी आवाज़ और मेरी आवाज़ में बिल्कुल फ़र्क है। जी। सत्य अनुग्रह स्वताया सजाला, ये ज्योतिबा ने लिखा हुआ अखंड है कि सत्य अनुग्रह, कि सत्य की जो पहचान है जिसको होती है वो क्या होता है जिंदगी में। सत्य अनुग्रह स्वताया सजाला, छळी ना कुणाला कीळ मात्र, छळी ना कुणाला कीळ मात्र, सत्यानुग्रह स्वतःयास झाला. सत्य अनुग्रह स्वताया सजाला। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल पेठे, आप हमारे कार्यक्रम में आए। ये थे अतुल पेठे, मराठी रंगमंच का जाना माना नाम। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।